शादी में आई चुड़ैल। अन्नपुर नाम के एक गांव में शादी चल रही होती है। वाह, मजा आ गया फूफा जी। शादी में क्या खाना बना है, बाराती तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा, पनीर की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं। दूसरी तरफ पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अरे दिवाकर जी, ये आपकी कौन सी रिश्तेदार है? अरे मुझे क्या पता, क्या भाग्यवान, कहीं ये तुम्हारे मायके से तो नहीं आई है। तुम लोगों की इस गांव में बारात लाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे रहते इस गांव में किसी की शादी नहीं हो सकती। अब तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ। अरे मर गया रे, मैंने सुना है ये जबान की पक्की है। भागो रे भागो, वरना ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, तुम सही कहते हो मोहन भाई, यहाँ से भाग लेने में ही हम सबकी भलाई है। देखते ही देखते शादी के मंडप में भगदड़ मच जाती है और चुड़ैल सब कुछ उजाड़ कर रख देती है। फिर एक दिन मोहन की शादी तय हो जाती है। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन इस चुड़ैल की दहशत के मारे तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे मोहन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम अपने साथ साथ हम सब गांव वालों को भी बलि का बकरा बनाना चाहते हो? उस चुड़ैल के रहते तुमने अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया? देखो गोपाल, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उस चुड़ैल के डर से मैं जिंदगी भर कुंवारा तो नहीं रह सकता। तभी वहाँ मोहन के होने वाले ससुर आ जाते हैं। अरे ससुर जी, आप? देखो, अब तक मैं तुम्हारा ससुर बना नहीं हूँ और शायद बनूंगा भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो शादी का कोड भी सिलवा लिया है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे गांव में कराना चाहता हूँ। तुम्हारा गांव तो भूतिया गांव है। मैं तो क्या, अब तो कोई भी अपनी लड़की इस गांव वालों को नहीं देगा। इस तरह चुड़ैल के डर से उस गांव में किसी की भी शादी नहीं हो पाती। फिर एक दिन गांव के जमींदार अपनी बेटी की शादी करने का विचार करते हैं, लेकिन चुड़ैल के डर से उनकी भी हिम्मत जवाब दे देती है। अगर मेरी बेटी की शादी तय समय से नहीं हुई तो मेरी नाक कट जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। एक सलाहकार के कहने पर जमींदार काशी से एक बहुत ही नामी तांत्रिक को अपने घर बुलवाते हैं, जो भूत चुड़ैल को पकड़ने में माहिर माना जाता था। जमींदार साहब, आप चिंता मत करिए। इस गांव की सीमा में प्रवेश करते ही मुझे उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल गया था। आप उसे जल्दी से जल्दी कैद कर लीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। जब वो चुड़ैल एक इंसान थी, तब ठीक उसकी शादी करने वाले दिन ही उसकी और उसके होने वाले पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका होने वाला पति आज भी भूत बनकर जंगल में भटकता है। इसलिए जब तक चुड़ैल की शादी नहीं हो जाएगी, वो किसी और की भी शादी नहीं होने देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो भूत भी हमारे गांव में आ गया तब हमारा क्या होगा? ये आदमी बीच में बहुत बोलता है, इसे बाहर निकालो। उसके बाद तांत्रिक बताते हैं कि अगर उस भूत के साथ चुड़ैल की शादी करा दी जाए तो वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाएगी। जमींदार साहब, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस भूत को ढूंढने जंगल की ओर जाता हूँ। इस तरह जमींदार निश्चित होकर अपनी बेटी की शादी करवाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मैंने तुम गांव वालों को समझाया था ना कि इस गांव में कभी कोई शादी नहीं करेगा। लगता है तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। चुड़ैल जमींदार की बेटी को उठा लेती है। अब देखती हूँ बिना दुल्हन के तुम लोग शादी कैसे करोगे। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। छोड़ मुझे,
पिताजी, मुझे बचाइए। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। तभी तांत्रिक उस भूत को लेकर वहां पहुंचता है। अरे भाग्यवान, रुको, इन मासूमों को परेशान मत करो, मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। आप आ गए, चलिए अब हम मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कह रही हो? मंदिर में जाके दोबारा मरना है क्या? चलो, आज से हम जंगल में रहेंगे। चुड़ैल चली गई, अब मेरी शादी हो जाएगी। इस तरह सभी गांव वाले खुशी से झूमने लगते हैं। शहर की लुगाई गांव को आई। मधु शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। वो और पवन साथ कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। पर पवन गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का है। मधु के पिता हमेशा उसे ये बात कहकर ताना देते हैं। तुम वहां गांव में कैसे एडजस्ट करोगी? शादी करके तुम गांव तो चली जाओगी, पर अपनी सारी मॉडर्न सोच और चीजें यहाँ शहर में ही रख कर जाना। ये सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आता है। तो क्या हुआ अगर वो लोग गांव के हैं? मैं वहां जाकर उस घर को बिल्कुल शहर की तरह बना दूंगी। शाम होते ही मधु पवन को वीडियो कॉल करती है। अच्छा हुआ तुमने वीडियो कॉल कर लिया। आओ, मैं तुम्हें आज अपनी माँ से मिलाता हूँ। अरे बिट्टू, क्या कर रहा है? ये क्या है? दूर करना इस टुनटुने को। जाने कौन दिख रहा है इसमें तो। अरे माँ, आपकी बहू का वीडियो कॉल है। आप इसमें अपनी बहू से आमने सामने बात कर सकती हैं। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे जेका, ये बहू ने अपने कानों में क्या लगाया है? जो कैसे झुमके हैं? झुमके नहीं माँ जी, इन्हें ईयरफोन्स कहते हैं। इससे सामने वाले की आवाज और अच्छे से आती है। मैं आपको भी ला कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं ना चाहिए, हमारे कान बिल्कुल ठीक है। हाँ। माँ जी की ये बातें सुनकर मधु को अपने पिता की बातें याद आ जाती है और वो उसी वक्त ये ठान लेती है कि वो अपने ससुराल को एकदम मॉडर्न ससुराल बनाकर रहेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। पवन और मधु की शादी हो चुकी है। आज मधु का अपने ससुराल में पहला दिन है। माँ जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। अरे इतना बड़ा तोहफा? अरे क्या लाई है रे इस बड़े से बक्से में? मधु बॉक्स खोलती है। ये क्या है? ये वैक्यूम क्लीनर है। मैंने आपको झाड़ू लगाते हुए देखा तो सोचा अब आपका काम आसान हो जाएगा। अरे वाह बहू वाह, तूने मुझे झाड़ू लगाते हुए देखा तो तू मेरा हाथ से झाड़ू लेकर खुद भी तो लगा सकती थी ना। पर नहीं, तूने तुझे मशीन लाकर मेरे हाथ में दे दी कि यह काम हमेशा मैं ही करूं। ये आजकल की शहरी छोरियां बिल्कुल नहीं बदलेगी। मधु को मन ही मन गुस्सा आता है, पर फिर भी अपना गुस्सा भूलकर मधु माजी को वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करना सिखाती है। अगले दिन मधु सुबह उठती है तो ये आंगन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? मधु दौड़ती दौड़ती आंगन में जाती है और देखते ही चौंक जाती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? और वो क्या है ना, सुबह मैं जब कुएं से पानी निकाल रही थी तो मेरे कान की बाली उसमें गिर गई थी। तो ये तेरा वैक्यूम ना सारी चीजें अपनी तरफ खींच लेता है ना, तो मेरी बाली भी तो निकाल ही देगा। उसी की कोशिश कर रही हूँ, पर न जाने क्यों अब ये चालू ही नहीं हो रही तेरी मशीन। अब वो चालू होगी भी नहीं, पर अब कुएं में से पानी निकाल क्यों रही थी? अरे कमाल करती हो ना बहू, पीने
पीने के लिए पानी क्या तेरे मायके से लाऊं मैं? अरे कुएं से ही तो निकालना पड़ता है। हाँ, पीने के लिए पानी, और वो भी कुएं से। मधु दिमाग लगाती है और थोड़ी ही देर में घर में वाटर प्योरीफायर लगवा देती है। ये देखिए माँ जी, इसमें बस एक बार पानी भर देंगे तो नल में पानी साफ होकर बाहर आएगा। अरे वाह रे बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। रात हो जाती है। मधु जैसे ही प्योरीफायर का नल चालू करती है तो वो अचानक से फट जाता है और सब जगह पानी पानी हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? मैंने तो बस इसमें उबला हुआ पानी डाला था, ये इतनी जल्दी खराब हो गया। अरे ये सारी शहरी चीजें सब ऐसी ही होती है कबूरी। क्या आपने इसमें उबला पानी डाला था? हाँ तो फिर पानी तो तभी साफ होगा ना जब उसे उबालेंगे। ये मशीन का कोई जिन है जो हमने जो बोला वो कर देगी है? मधु को बहुत गुस्सा आता है। इस तरह तो मेरा अपने ससुराल को मॉडर्न बनाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती। थोड़े ही दिन में मधु पूरे किचन को मॉड्यूलर किचन में बदल देती है। अरे वाह बहू वाह, इतनी सारी अलमारियां। माँ जी मॉड्यूलर किचन देखकर बहुत उत्सुक हो जाती है। ये बक्सा का है? बहू ने शायद गलती से इसे यहाँ रसोई में रख दिया है, पर है तो ये बहुत ही बढ़िया। अगले दिन सुबह। अरे मायरी, क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी सारी पूंजी जलकर राख हो गई। हे राम, अब मैं क्या करूं? माँ जी की रोने की आवाज सुनकर मधु दौड़ी दौड़ी किचन में आती है और इतना धुआं देखकर घबरा जाती है। ये सब कैसे हुआ माँ जी? ये आग कैसे लगी? ये सब तेरा इस मॉड्यूलर किचन की वजह से हुआ है, और ऊपर से तूने तिजोरी जो रसोई में रख दी थी, मैंने जैसे ही अपने गहने और पैसे इसमें रखे और बाहर से इस ताले को घुमाया, ये तो 5 मिनट में ही आग बबूला होकर फट गया। अरे माँ जी, ये तिजोरी नहीं है, ये तो माइक्रोवेव है। इसमें गहने नहीं रखते, खाना गर्म करने के लिए होता है ये। और ये जो आपने घुमाया ना, ये ताला नहीं है, आपने इसके टेम्परेचर को फुल कर दिया, इसलिए ये फट गया। माँ जी और जोर जोर से रोने लगती है। मधु सर पीट लेती है और कसम खाती है कि अब ससुराल को मॉडर्न बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप जैसी हैं वैसी ही ठीक है। मधु को अपने पिता की कही बात याद आ जाती है और मधु वापस घर और किचन को पहले जैसा ही कर देती है। सांवली बहू। शिल्पा है तो सांवली, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड। लेकिन कहते हैं ना, शादी के लिए तो लंबी और गोरी होनी चाहिए। शिल्पा, ये रिश्ता भी हाथ से गया। अरे कितनी बार कहा वो गोरी होने वाली क्रीम लगाया कर, लेकिन नहीं, किताब से सर खपाने से फुर्सत मिले तब ना। तू ही क्यों नहीं इसके लिए उपटन तैयार कर देती? शर्मा जी की बेटी का कम रेट में कितना अच्छा रिश्ता हुआ है। इसकी तो उम्र के साथ ही लड़के वालों की डिमांड भी बढ़ी जा रही है। शिल्पा को ये बातें अब बुरी नहीं लगती थी, लगे भी क्यों, बचपन से सुन जो रही थी वो ये सब कुछ। उसके लिए ये तो मात्र एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देने वाली बात थी। फिर एक रोज, पापा मेरी नौकरी लग गई है। वाह, अच्छा, कहाँ बेटा? न्यूज़ चैनल में पापा, खबरों को लिखना होगा। हाँ, वैसे भी तेरे जैसी सांवली शक्ल की लड़की को कौन पर्दे पर आने देगा, क्यों? चल, 4 पैसे कमाने लायक हुई है तो लड़के वालों को बोल देंगे कि कमाती भी है, फिर शायद कोई कर ले शादी।
हाँ सही कह रहे हैं। वैसे बेटा कल शाम को एक लड़का और आने वाला है, उसे भी देख लेना। शिल्पा को इस बार गुस्सा आ जाता है। अच्छे न्यूज़ चैनल में नौकरी लगने की खुशी भी माँ पापा के चेहरे पर नहीं दिखती। अगले रोज ऑफिस से शिल्पा घर आती है तो सामने बैठा होता है हिमांशु। हिमांशु शिल्पा को देखता है तो पहली नज़र में तो वो उसे पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी थी। ओके, तो क्या शौक है तुम्हारे और खाने में क्या क्या बना लेती हो? मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। पर फिर भी क्योंकि ये रिवाज है कि बहू को खाना बनाना होता है तो थोड़ा बहुत बना लूँगी, लेकिन उतना ही वक्त किचन को दे पाऊँगी जितने में मेरा काम, मेरी नौकरी सफ़र ना हो। बाकी भूख तो तुमको भी लगती होगी, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों की ही होगी, है ना? शिल्पा बोले जा रही थी। अब तक जिन लड़कियों से हिमांशु मिला था, शिल्पा उन सब से अलग थी। वो ऐसी ही तो लड़की चाहता था। शिल्पा से बात करने के बाद, ठीक है, फिर शादी 2 महीने बाद करेंगे। वो क्या है ना, खाना बनाना भी तो सीखना होगा ना। मुझे मंजूर है। शिल्पा को भी हिमांशु अच्छा लगने लगता है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद से ही हिमांशु का परिवार शिल्पा के रंग को लेकर कई बातें बनाता। क्या बात है हिमांशु, क्या कमी हो गई थी जो ऐसी काली सी बहू ले आया? काली तो नहीं है। हाँ, मेरी शिल्पा का रंग हल्का सांवला है। वैसे आप तो कृष्ण की भक्त हैं, जानती है ना, उनका रंग भी सांवला था। अब सांवले रंग के कृष्ण की पूजा, तो सांवली मेरी बीवी खराब कैसे? बात तो सही भी थी। क्यों सांवला रंग खराब माना जाता है? शिल्पा पति का तर्क सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद, क्या बात है, शब्दों का जादू आ गया। क्या तर्क दिया आपने सांवले रंग के समर्थन में? तो क्या तुम ही पत्रकार हो? अरे तुम्हारा पति भी कम नहीं है। शिल्पा रोज एक नई तरक्की छू रही थी। कभी विदेश दौरा तो कभी बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू। एक दिन, सुनो, आज का दिन बहुत खास है। मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, सही है यार। तभी ससुर आ जाते हैं। बहू थोड़ा मेकअप भी कर लेना, वरना काली काली फोटो सब जगह आएगी। अरे हम तो शर्म के मारे किसी को दिखाते भी नहीं कि ये हमारी बहू है। न जाने क्या कमी थी। अरे वो शारदा दीदी की बहू देखो, कैसे मक्खन की तरह गोरी है। और नताशा, वो तो ऐसे लगता है जैसे भगवान ने दिल खोल कर रंग दिया है उसको। अरे माँ, आजकल रंग नहीं बुद्धि का जमाना है। हाँ, तो वो दोनों कहाँ पागल है, अच्छा खासा घर देख रही है। शिल्पा को ससुर की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो मूड खराब नहीं करना चाहती। वो तो बस तैयारी करती है कि जल्दी से अच्छा सा मुख्यमंत्री का इंटरव्यू हो जाए और दुनिया देखे। होता भी यही है। शिल्पा जब शाम को घर आती है तो, अरे चाची, बुआ, फूफा जी, कैसे हैं आप सब? कैसे आना हुआ? शिल्पा को आसपास के लोग भी देख रहे थे। वो भी जानती थी कि उसने जो इंटरव्यू किया वो कितना वायरल हो रहा है। अरे बहू, बड़े लायक हो तुम। औरत होकर दुनिया की इतनी जानकारी, कितनी समझ है तुम्हारे अंदर। वाह वाह बहू, तुमने तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सास ये सब देखकर सोच रही थी कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, इन्होंने तो बहू को हीरो बना रखा है। मैंने तो शिल्पा को उसी दिन समझ लिया था जब पहली बार मिला था। मैं तो जान गया था कि ये लड़की अलग है। कितनी प्यारी आवाज है इसकी और समझ भी लाजवाब। तभी बुआ सास बोल पड़ती है, और एक हमारी बहू है, सारा दिन टिकली बिंदी पर ही लगी रहती है। अरे दीदी, न जाने कौन कौन सी क्रीम लगाती है, अब तो चेहरे पर फोड़े भी निकल गए। कितनी बार कहा कुछ पढ़ाई आगे करके दुनिया में नाम कमाओ, लेकिन नहीं, बस सारा दिन शीशे के सामने खड़ी रहेगी। कोई बात नहीं फूफा जी, वो भी किसी की पसंद हो सकती है। हम लोगों का क्या, एक काम अच्छा कर दिया तो पूछ लिए गए, नहीं तो जमाना तो गोरी सूरत की ही तारीफ करता है। क्यों माँ जी? हाँ हाँ, वो क्या है ना, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ, तू बैठ बहू। हाँ हाँ बहू, तू तो बैठ। वो क्या है ना, आज तो तुझसे बहुत सारी बातें करनी है।
ये पता कैसे दिखते हैं मुख्यमंत्री जी सामने से? जैसे टीवी में दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं क्या? आए दिन लोग शिल्पा से मिलने आते, उसे अपने स्कूल या दूसरी जगह पर चीफ गेस्ट बनाते। ये सब देखकर पति तो खुश होता, लेकिन सुंदर बहू का सपना सास की आंख से उतर ही नहीं रहा था। फिर एक रोज शिल्पा, पापा कहाँ है? माँ जमीन पर गिरी पड़ी है, वो बेहोश हो गई है। शिल्पा की सास को गंभीर बीमारी हो जाती है और फिर आप लोग अपनी माँ की किसी बात को मना ना करना। उनका दिल कमज़ोर हो चुका है। दिल में कोई बात लगेगी तो उनके हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, तो समझ रहे हैं ना। कुछ दिनों में ठीक होकर सास घर आ जाती है और फिर एक दिन, देख बेटा, मैं मरने से पहले एक सुंदर बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ। अरे मैं नहीं चाहती कि तू इस काली कलूटी के साथ रहे, छोड़ दे इसे। अरे कल को तेरे बच्चे भी ऐसे काले पीले पैदा होंगे और फिर हमारा खानदान देखने लायक नहीं होगा। शिल्पा सुन रही थी, वो परेशान हो रही थी। वो सोचती है कि एक बार वो अपने पति से बात करके देखेगी। सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी शिल्पा, मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम समझ रही हो ना। शिल्पा को दुख होता है, लेकिन वो क्या करती। वो हिमांशु को तलाक देने का सोच लेती है और फिर शिल्पा, माँ की हालत फिर खराब हो रही है, क्या करूँ? माँ को सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। लेकिन वहाँ तो बेड के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश करनी पड़ती है। हाय रे, मेरा मन आता है, मैं मर न जाऊं, मुझे बचा ले बहू। शिल्पा को हैरानी होती है कि वो करे तो क्या करे। पर माँ जी, मैं कैसे? बेटा, मुख्यमंत्री जी से बात कर ले, उनसे बड़ी सिफारिश किसकी हो सकती है? तू बोलेगी तो शायद तेरी सास की जिंदगी बच जाएगी। शिल्पा सिफारिश से सास को बड़े अस्पताल में भर्ती करवा देती है, जहां लंबे समय बाद सास ठीक होती है। लेकिन इस बीच एक दिन भी शिल्पा उन्हें देखने नहीं जाती। सास जब घर आती है तो एक सुंदर सी लड़की उनका स्वागत करती है। ये कौन है और शिल्पा कहाँ है? मुझे तो मेरी बहू ही चाहिए। माँ, कैसी बात कर रही हो? तुमने कहा था ना कि शिल्पा काली है और तुम्हें काली बहू नहीं चाहिए। ये रीना है, तुम्हारी बहू। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो मेरी शिल्पा बहू ही चाहिए। उसी के कारण आज मेरी जान बची है। मैं नहीं समझ पाई कि सुंदर शक्ल से ज़्यादा सुंदर दिल और आचरण होना चाहिए। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी। हिमांशु भी जानता था कि आत्मसम्मान वाली शिल्पा अब उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी। अब तो शिल्पा को वे लोग बड़े बड़े चैनल की स्क्रीन पर देखते और अफसोस करते। शिल्पा चाहती तो कभी तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करती। अब तो आसपास के लोग भी घर नहीं आते। लोगों को लगता है कि शिल्पा ने हम लोगों को छोड़ा क्योंकि हम उसके लायक नहीं थे। सही बोल रही है माँ, हम ही तो उसके लायक नहीं थे। शिल्पा जैसी समझदार, पढ़ी लिखी, दुनिया की समझ रखने वाली लड़की को मैंने छोड़ा, सिर्फ आपके कहने पर। अब ये गोरी लड़की आपकी बहू हो सकती है, लेकिन मेरी बीवी कभी नहीं। हिमांशु वहां से चला जाता है।